Yes, welcome to you, my student. My name is Sunil sir, teacher over in Indian history. तो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे समुद्रगुप्त की। जो गुप्त राजवंश का सबसे ताकतवर शासक था, उसकी अपन ने उपलब्धियां पढ़ी थी। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो उसमें अपन ने पढ़ा है आर्यावर्त की प्रथम विजय। आर्यावर्त की प्रथम विजय में समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा आर्यावर्त की दूसरी विजय। उसके अंदर उत्तर भारत के या उत्तरायण पथ के 9 राजाओं को पराजित किया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा जो विंध्याचल पर्वत है, उसके जो क्षेत्र हैं जिन्हें आटविक प्रदेश कहते हैं, तो आटविक राज्य के नरेशों को पराजित करके उनको अपना सेवक बनाया था। अब अपन पढ़ेंगे बॉर्डर स्टेट। बॉर्डर स्टेट का मतलब होता है सीमा प्रत्यंत राज्य। सीमा प्रत्यंत राज्य, इसमें अपना टॉपिक है सीमा 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 प्रत्यंत राज्य। हेडिंग लगाओ, सीमा प्रत्यंत राज्य। सीमा प्रत्यंत सीमा प्रत्यंत राज्य। बॉर्डर स्टेट। भाई 8वीं विजय तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। उसके आगे अपन को हेडिंग लगानी है सीमा प्रत्यंत राज्य या बॉर्डर स्टेट। इसमें लिखना है उत्तरी पूर्वी सीमा स्थित 5 राज्य। उत्तरी पूर्वी सीमा स्थित 5 राज्य: समतट पूर्वी बंगाल, डबोक, नौगांव असम में था। समतट पूर्वी बंगाल, डबोक, नौगांव असम, कामरूप असम, कुमायूं और नेपाल। तो इसमें लिखना है आठवीं विजय के पश्चात लिखो 8वीं विजय के पश्चात 8वीं विजय के पश्चात गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने उत्तरी पूर्वी सीमांत का मतलब होता है सीमा पर स्थित जो प्रदेश। तो 8वीं विजय के पश्चात गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त ने उत्तरी पूर्वी सीमांत 5 प्रदेशों को अपने अधीन किया था। 5 प्रदेशों को अपने अधीन किया था। तो स्टूडेंट, इसके अंदर पहला जो अपना प्रदेश है वो है समतट। कौन सा है? समतट। इसमें 1 नंबर डाल के लिखो समतट। समतट यह पूर्वी बंगाल, समतट पूर्वी बंगाल। भाई 8वीं का मतलब क्या है? जो विंध्याचल पर्वत है उत्तर भारत के अंदर, जब समुद्रगुप्त था तो उसने अपने साम्राज्य को अधिक विस्तार या पूर्वक बढ़ाने के लिए उसने 5 प्रदेशों को भी अपने अधीन किया था। पहला है समतट, दूसरा है नौगांव असम, डबोक,
दूसरा डबोक प्रदेश, यह है आपका असम नौगांव, असम नौगांव, डबोक असम नौगांव। इसके बाद में अगला प्रदेश लिखना है कामरूप। कौन सा है? कामरूप। तीसरा है कामरूप। कामरूप कहाँ पड़ता है? असम में। कामरूप असम। इसके अलावा चौथा लिखना है कुर्तपुर। चौथा कौन सा है? कुर्तपुर। कुर्तपुर, 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 गढ़वाल कुमायूं नेपाल। कोष्टक में लिख लेना गढ़वाल, गढ़वाल कुमायूं नेपाल, कुमायूं नेपाल, कुमायूं नेपाल। तो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे ये जो 4 प्रदेश हैं, 4 प्रदेश की अपन बात कर चुके हैं। इसके अलावा आपका है पश्चिमी बंगाल, 5वां है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो ये वो 5 प्रदेश हैं जिसमें सीमा प्रत्यंत राज्य सम्मिलित हैं। तो इन 5 राज्यों को अपने अधीन किसने किया था? सरमाट समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। तो समतट जो है वो पूर्वी बंगाल, डबोक असम नौगांव में है, कामरूप आपका असम में है, कुर्तपुर गढ़वाल। अभी जैसे गढ़वाल जाति भी होती है, तो जहाँ से जो यानी कि कहने का मतलब जो जगह होती है वहाँ से अगर कोई सभ्यता उठ रही है, सभ्यता का मतलब लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो उनकी जो गोत्र है वो क्या हो जाती है? गढ़वाल बन जाती है। क्या बन जाती है? गढ़वाल। तो गढ़वाल एक जाति भी है और गढ़वाल एक स्थान भी है। तो स्थान से उठकर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर उसी स्थान के नाम से उनकी क्या हो जाती है? गोत्र सम्मिलित हो जाती है। तो 8वीं विजय के पश्चात गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने उत्तरी पूर्वी सीमांत 5 प्रदेशों को अपने अधीन किया था। यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे लिखना है समुद्रगुप्त द्वारा इन पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने, समुद्रगुप्त द्वारा इन पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने, यहाँ पर लिख लो समुद्रगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा इन 5 पूर्वी राज्यों, इन 5 पूर्वी राज्यों या उत्तरी पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने से, कब्जा करने से, पूर्वी राज्य बोल दो या उत्तरी पूर्वी राज्य बोल दो, एक ही बात है। कब्जा करने से बंगाल का प्रसिद्ध बंदरगाह है ताम्रलिप्त, जिसका नाम क्या था? ताम्रलिप्त प्रसिद्ध बंदरगाह प्राप्त होता है। तो 5 पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने से समुद्रगुप्त को बंगाल का सुप्रसिद्ध बंदरगाह है, बंगाल का सुप्रसिद्ध बंदरगाह है, बंगाल का सुप्रसिद्ध बंदरगाह है, बंदरगाह है ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्त प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाता है या होता है, हो जाता है। अब समुद्रगुप्त ने इन प्रदेशों पर आक्रमण करके सुप्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्त को प्राप्त करने का क्या कारण रहा? ये कारण अपन को जानना है। तो इससे क्या होता है? समुद्रगुप्त को पूर्वी राज्यों से व्यापार करने में सहायता मिली। तो इसके आगे अपन को लिखना है इस बंदरगाह को प्राप्त करने से, इस बंदरगाह, इस बंदरगाह को प्राप्त करने से, प्राप्त करने से
करने से पूर्वी देशों में व्यापार करने का रास्ता खुल गया। व्यापार करने का रास्ता खुल गया। रास्ता खुल गया। किसके लिए खुल गया? समुद्रगुप्त के लिए। एक बार शुरू से देख लेना, आठविक विजय जो इससे सीमा प्रत्यंत राज्य से पहले जो विजय प्राप्त की थी, आठविक विजय के पश्चात गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने उत्तर पूर्वी सीमांत 5 प्रदेशों को अपने अधीन किया था। समुद्रगुप्त द्वारा इन 5 पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने से समुद्रगुप्त को बंगाल का सुप्रसिद्ध बंदरगाह है। भाई उस समय समुद्रगुप्त के शासनकाल में बंगाल का सुप्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो ताम्रलिप्त बंदरगाह था, तो वो इसको प्राप्त हो गया। इसी बंदरगाह को प्राप्त करने से पूर्वी जो देश हैं, पूर्वी देश, उसमें व्यापार करने का रास्ता खुल गया। किसके लिए खुल गया? समुद्रगुप्त के लिए। तो समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसा का वैसा उतारते चले जाओ। ये आपको अगर क्वेश्चन पूछे समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ लिखिए, तो ये आपको लिखना है हेडिंग लगाकर सीमा प्रत्यंत राज्य। नेक्स्ट इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखना है उत्तर पश्चिमी सीमा स्थित 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी सीमा स्थित, समुद्रगुप्त ने उत्तरी पश्चिमी सीमा स्थित 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्राचीन इतिहास में 100 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है? क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में 100 युद्धों पर विजेता प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो उसका उत्तर है समुद्रगुप्त। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? उसमें मालवा है, अर्जुनायन है और योध्य है। मालवा, अर्जुनायन, योध्य। पहला लिखो मालवा। दूसरा लिखना है अर्जुनायन। तीसरा है आपका योध्य। तीसरा कौन सा है? योध्य प्रदेश या योध्य राज्य। तो मालवा, अर्जुनायन, योध्य ये पहले राज्य हैं जिन पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में मद्रक, अबीर, प्रार्जुन। चौथा लिखो मद्रक लिखना है, अदरक मत लिख देना, मद्रक। इसके बाद में लिखो अबीर, प्रार्जुन, सनकादिक। अबीर, प्रार्जुन, सनकादिक। अबीर, प्रार्जुन, सनकादिक। 7 हो गए। अब बच गए कितने? 2। मद्रक, अबीर, प्रार्जुन, सनकादिक। इसके अलावा आगे लिखना है काक, खरपरिक। 8वां लिखो काक। इसके बाद में लिखना है खरपरिक। कौन सा है? 9वां। तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित 9 राज्य हैं जिन पर समुद्रगुप्त ने क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। पहला है मालवा, दूसरा है अर्जुनायन, तीसरा है योध्य, चौथा है मद्रक, 5वां है अबीर, 6ठा है प्रार्जुन, 7वां है सनकादिक और 8वां है काक और 9वां है खरपरिक राज्य।
खर परिग राज्य, ये उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य हैं। इसके बाद में आपको लिखना है विदेशी जातियों के अंदर समुद्रगुप्त ने देवपुत्र भानुशाही जाति को पराजित किया था। इसके अलावा आपको लिखना है समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों में देवपुत्र सनकादिक कोष्टक में लिख लेना कुषाण जनजाति, ये विदेशी जनजाति है कुषाण जनजाति। तो समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों में देवपुत्र सनकादिक कुषाण जनजाति। अब आपको ये जानना है कि समुद्रगुप्त ने विदेशी जनजातियों को किस प्रकार से पराजित किया। तो मैंने पहले क्या बताया आपको, आठवीं विजय के पश्चात गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने उत्तरी पूर्वी सीमांत 5 प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। चलो भाई, जो सीमा बन रही है उसके प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद समुद्रगुप्त द्वारा इन 5 पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने से समुद्रगुप्त को बंगाल का सुप्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्त प्राप्त हो गया। चलो, ये बात भी हो गई। इस बंदरगाह को प्राप्त करने से पूर्वी देशों में व्यापार करने का रास्ता खुल गया। और दूसरी बात यह है कि समुद्रगुप्त के लिए विदेशी जातियों को पराजित करने का भी रास्ता खुल गया। तो समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों में देवपुत्र सनकादिक कुषाण जनजाति को पराजित कर दिया था। इसके अलावा शक मुरंडक को सम्राट समुद्रगुप्त की सेवा में उपस्थित होने के लिए शक मुरंडक, इसके आगे लिखना है शक और मुरडक जनजाति को पराजित किया था तथा इन जनजातियों को समुद्रगुप्त के अधीन होना पड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कुषाण, शक, मुरंडक इन जातियों को पराजित करने के बाद ये जातियां किसके अधीन हो गई? सम्राट समुद्रगुप्त के अधीन हो गई। इसके बाद में इन जातियों से समुद्रगुप्त ने कहा कि आपको मेरी सेवा में उपस्थित होना है। तो लिखना है समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों के ऊपर नियम या समुद्रगुप्त के विदेशी जातियों के ऊपर नियम कौन कौन सा नियम लगाया कि पहली बात तो यह है कि आपको मेरी सेवा में उपस्थित होना है। पहला पॉइंट लगा के लिखो, सेवा में उपस्थिति होना। भाई, सारे जो शक, मुरडक और कुषाण जनजाति के जो शासक हैं वो किसकी सेवा में उपस्थित होंगे? सम्राट समुद्रगुप्त की सेवा में उपस्थित होंगे। इसके अलावा कन्या उपहार स्वरूप देना, दूसरा लिखो कन्या उपहार स्वरूप देना, दूसरा लिखना है कन्या उपहार स्वरूप देना।
लिख लो। कन्याएं उपहार, उपहार स्वरूप देना, स्वरूप देना। इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी विदेशी जनजाति की महिला या विदुषी महिला है वो क्या कर सकती है, भारतीय लोगों से या भारतीय शासकों से विवाह कर सकती है। यह समुद्रगुप्त ने आदेश दिया था। इसके बाद में तीसरा पॉइंट डाल के लिखो। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखना है सैनिकों को, तीसरा पॉइंट, सैनिकों को, सैनिकों को घोड़े उपहार में देना, घोड़े उपहार में देना, उपहार में देना। भाई समुद्रगुप्त की जो सेना है उसके सैनिकों को विदेशी जो शासक हैं उनके घोड़े उपहार में देना। भाई जैसे ईरानी घोड़ा है, अब वो समुद्रगुप्त के पास है नहीं तो वो कहाँ से लेगा, विदेशी जो शासक हैं उन्हीं से लेगा। तो यहाँ तक आपको उतारना है, उतार लो जल्दी से। इसके बाद में लिखना है समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत सीमावर्ती राज्यों एवं विदेशी राज्यों पर भी गुप्त साम्राज्य का प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी कि कहने का मतलब यह है दक्षिणी भारत, सीमावर्ती प्रदेश और विदेशी राज्य, इन पर विजय प्राप्त करने के कारण समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार है वो बहुत अधिक बढ़ गया। तो यहाँ पर लिखना है आपको, जो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखना है सीमावर्ती प्रदेशों, सीमावर्ती प्रदेशों, सीमावर्ती प्रदेशों, विदेशी प्रदेशों, सीमावर्ती प्रदेशों, विदेशी प्रदेशों एवं साउथ इंडिया, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, भारत पर विजय प्राप्त करने से, विजय प्राप्त करने से समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार बढ़ गया, साम्राज्य विस्तार बढ़ गया, साम्राज्य विस्तार बढ़ गया और गुप्त राजवंश शक्तिशाली बन गया, गुप्त राजवंश शक्तिशाली या ताकतवर बन गया, शक्तिशाली या ताकतवर बन गया, ताकतवर बन गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि उसने सीमावर्ती प्रदेश, विदेशी राज्य एवं साउथ इंडिया जो दक्षिणी भारत है उस पर विजय प्राप्त करने से समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार बढ़ गया। और समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, उसका जो गुप्त राजवंश है वो भी शक्तिशाली हो गया। इसके बाद में आपको हेडिंग लगाना है समुद्रगुप्त की सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय, समुद्रगुप्त की सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय, सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय। अब सीमावर्ती राज्यों में अपन ने क्या पढ़ा, 5 राज्य थे, इनके बारे में अब यह जानना है कि ये 5 राज्य कहाँ कहाँ स्थित थे, इनके बारे में अपन को जानना है। यहाँ तक उतार लो, जल्दी से उतारो।
उतार लो भाई। उतार लिया हो तो आगे चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप लाइन चेंज करके हेडिंग लगाना है। लाइन चेंज करके हेडिंग लगाना है। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ बस वैसा का वैसा लिखा है, तो पूरे में से पूरे नंबर हैं, कोई नंबर नहीं काट सकता। और ये जो बता रहा हूँ ये भी याद करके नहीं लिख कर आए तो भैया वो नंबर नहीं देगा, सीधी बात है। थोड़ा बहुत तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप कॉलेज का पेपर दे रहे हैं तो आपको इसकी प्रारंभिक जानकारी तो पता होना ही चाहिए। और ये दो ही प्रश्न पूछता है समुद्रगुप्त से कि समुद्रगुप्त कौन था और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा छोटे प्रश्न पूछ सकता है तो समुद्रगुप्ता कॉन्क्विस्ट ऑफ द, लिखो समुद्रगुप्ता समुद्रगुप्ता कॉन्क्विस्ट ऑफ द समुद्रगुप्ता कॉन्क्विस्ट ऑफ द फ्रंटियर्स एंड द रिपब्लिक। ये हेडिंग लगानी है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त की सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय। हिंदी में लिख लो समुद्रगुप्त की सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय। सीमावर्ती एवं गणराज्यों गणराज्यों पर विजय। गणराज्यों पर विजय। इससे पहले मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट लिखवा देता हूँ, वो लिखना है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारतीय अभियान के दौरान, नोट डाल के लिखो, समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत अभियान के दौरान या आर्यावर्त की प्रथम विजय के अभियान के दौरान, या आर्यावर्त की प्रथम विजय अभियान के दौरान आर्यावर्त की प्रथम विजय के अभियान के दौरान
इन प्रदेशों को जीतने के बाद दौरान तो आर्यावर्त की प्रथम विजय में दक्षिणी भारत में कितने प्रदेश थे? 12 प्रदेश। 12 प्रदेश। तो आपको इसके आगे लिखना है, विजय अभियान के दौरान इन 12 प्रदेशों या राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। भाई कहने का मतलब यह है कि इन 12 प्रदेशों को जीत तो लिया था समुद्रगुप्त ने, लेकिन मिलाया नहीं था। इसका जीतने का उद्देश्य एक ही था कि इसको मगध महाजनपद, जो सबसे ताकतवर महाजनपद था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पर बैठकर दक्षिणी भारत पर नियंत्रण करना इसके लिए कठिन था। तो इसका पहला उद्देश्य यही था कि इन 12 राज्यों को पराजित करके मुझे तो सीधा पाटलिपुत्र की सिंहासन पर बैठना है। और लेकिन समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में इन राज्यों को नहीं मिलाया था, बल्कि 12 राजाओं के साथ उदारता का ही व्यवहार किया। बल्कि इसके आगे लिखना है, बल्कि 12 राजाओं या शासकों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया। यह समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता का कार्य था। भाई अपन ने ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है इसमें क्या पढ़ा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत अभियान के दौरान, यानी कि जब वह पहली बार दक्षिणी भारत में प्रवेश करता है या आर्यावर्त की प्रथम विजय अभियान के दौरान, इन 12 राज्यों को या स्टेट को समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि 12 राजाओं या शासकों के साथ उदारता का व्यवहार करता है। और यह समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता का कार्य था। नेक्स्ट स्टेप नोट डाल के लिखना है, इन 12 राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली एवं उनको वार्षिक कर देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट नोट में लिखना है, इन दक्षिणी भारत के 12 राजाओं ने भारत के 12 शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। समुद्रगुप्त की अधीनता या अधीन हो गया, अधीनता स्वीकार कर ली एवं इन राजाओं को आदेश प्रस्तुत किया गया। आदेश दिया गया या प्रस्तुत किया गया, आदेश प्रस्तुत किया गया कि वार्षिक कर देना होगा, कि वार्षिक कर देना होगा। यह दूसरा इम्पोर्टेंट नोट है अपना कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के 12 शासकों से अधीनता स्वीकार करवा ली और इन राजाओं को आदेश दे दिया समुद्रगुप्त ने कि आपको वार्षिक कर देना होगा। यहाँ तक उतारो, इस नोट को उतार लो।
ये दोनों, ये जितने भी नोट लिखवा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसा का ऐसा आपको एग्जाम में नोट डाल के इम्पोर्टेंट बातें बतानी हैं, और जो इम्पोर्टेंट शब्द आए उनको अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर देना है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त की सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय। तो हेडिंग लगाओ, समुद्रगुप्त की सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय। सीमावर्ती एवं गणराज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त की बढ़ती एवं शक्ति को देखकर सीमावर्ती राज्यों गणराज्यों ने भी युद्ध के लिए अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसमें लिखना है, समुद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति एवं सेना को देखकर सीमावर्ती एवं गणराज्यों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। भाई कहने का मतलब यह है कि समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ताकतवर शासक था, तो उसकी जैसे जैसे वो युद्ध जीत रहा था वैसे वैसे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, और शक्ति बढ़ने के साथ साथ उसकी सेना का जो जोश है, जुनून है, वो भी बढ़ रहा था। तो उसी कारण सीमावर्ती एवं गणराज्यों के राजाओं ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा इसके आगे लिखना है, ये राज्य समुद्रगुप्त की सब प्रकार से टैक्स देते थे। तो इसमें लिखना है, यह सभी राज्य या यह सभी सीमावर्ती गणराज्य समुद्रगुप्त को टैक्स बोल दो या कर बोल दो, टैक्स कर देते थे। भाई कहने का मतलब यह है कि सीमावर्ती और गणराज्य के जो राजा थे वो समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर क्या देते थे, टैक्स और कर देते थे। भाई अधीनता स्वीकार कर ली तो कर तो देना ही पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। यह राज्य समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन भी करते थे। यह राज्य समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते थे। इसके आगे लिखना है, यह सभी गणराज्य एवं सीमावर्ती राज्य, यह सभी गणराज्य एवं सीमावर्ती राज्य समुद्रगुप्त के आदेशों का पालन करते थे। समुद्रगुप्त के आदेशों का पालन करते थे। आदेशों का पालन करते थे। आदेशों का पालन करते थे। आदेशों बोल दो या नियमों बोल दो, एक ही बात है। तो यह सभी, जैसे ही समुद्रगुप्त कोई भी आदेश जारी करता था
तो ये गणराज्य और सीमावर्ती राज्य तुरंत उसका आदेश को स्वीकार कर लेते थे कि भाई ताकतवर राजा है, अगर स्वीकार नहीं किया तो युद्ध कर देगा और मार डालेगा। समुद्रगुप्त के समक्ष अभिवाद करने वाले 5 सीमावर्ती राज्य, समुद्रगुप्त के समक्ष अभिवादन करने वाले 5 सीमावर्ती राज्य, हेडिंग लगाओ, समुद्रगुप्त के समक्ष अभिवादन करने वाले 5 सीमावर्ती राज्य, पांच सीमावर्ती राज्य। अब अपन को ये पढ़ना है कि वो 5 सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। मैंने आपको बता दिया है पहले, एक बार फिर से बता रहा हूँ। समतट राज्य जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा था। समतट राज्य कहाँ स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। पहला लिखो समतट राज्य, समतट सीमावर्ती राज्य कोष्टक में लिखना है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। डेल्टा जो प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता था? समतट सीमावर्ती राज्य के नाम से जाना जाता था। इसके आगे लिखना है डबोक राज्य। दूसरा है डबोक राज्य, नाम से ही पता चल रहा है डबोक सीमावर्ती राज्य कोष्टक में लिखना है वर्तमान ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। वर्तमान ढाका बांग्लादेश का क्षेत्र। डबोक सीमावर्ती प्रदेश, वर्तमान ढाका बांग्लादेश का क्षेत्र। इसके आगे लिखना है कामरूप सीमावर्ती प्रदेश। तीसरा लिखो कामरूप सीमावर्ती प्रदेश या राज्य एक ही बात है। कोष्टक में लिख लेना वर्तमान में इसे असम में सम्मिलित किया गया है। कामरूप सीमावर्ती प्रदेश, वर्तमान में इसे असम में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में आपको चौथा लिखना है नेपाल। कोष्टक में लिख लो वर्तमान गंडक और कोसी के बीच का प्रदेश। वर्तमान गंडक एवं कोसी के बीच का प्रदेश। गंडक एवं कोसी के बीच का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? नेपाल देश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपको 5वां लिखवाया था कुर्तपुर। 5वां लिखो कुर्तपुर। इसमें लिखना है पूर्वी बंगाल।
पूर्वी बंगाल का प्रदेश प्रदेश या राज्य प्रदेश या राज्य। तो समुद्रगुप्त के समक्ष अभिवादन करने वाले 5 सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? पहला है समतट सीमावर्ती राज्य गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। दूसरा है डबोक सीमावर्ती राज्य वर्तमान ढाका बांग्लादेश का क्षेत्र। कामरूप सीमावर्ती प्रदेश वर्तमान में इसे असम के अंदर सम्मिलित किया गया है। नेपाल है देश है वर्तमान गंडक कोसी के बीच का क्षेत्र है। कुर्दपुर पूर्वी बंगाल प्रदेश का राज्य या क्षेत्र है। यह आपको लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लगानी है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले 9 राज्य। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले 9 राज्य। इसको उतारो जल्दी से। इसके बाद में हेडिंग लगाओ समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले 9 राज्य। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले 9 राज्य। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले 9 राज्यों के नाम बताइए। देखो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले 9 स्टेट। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले 9 राज्य या स्टेट। अब वो 9 राज्य स्टेट कौन कौन से हैं? पहला लगाइए मालवा, अजमेर, टोंक, पूर्वी मेवाड़ क्षेत्र। पहला है मालवा। कोष्टक में लिख लेना अजमेर, टोंक, अजमेर टोंक पूर्वी मेवाड़ प्रदेश का क्षेत्र। पूर्वी मेवाड़ प्रदेश का क्षेत्र। पहला कौन सा हुआ? मालवा, जो अजमेर राजस्थान में है। टोंक राजस्थान का जिला है। पूर्वी मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़ पहले था राजा महाराजाओं के टाइम में। महाराणा प्रताप जो था वो मेवाड़ का था और सिसोदिया राजवंश से था। दूसरा लिखना है आपको अर्जुनायन। अर्जुनायन दूसरा लिखना है अर्जुनायन। इसमें लिखना है अलवर। अलवर यह आपका राजस्थान का है जिला अलवर तथा जयपुर यह आपके राजस्थान की राजधानी है। जयपुर के बीच का क्षेत्र के बीच का क्षेत्र के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? अर्जुनायन के नाम से जाना जाता था। इसके आगे आपको लिखना है योध्य। योध्य इसका मुख्य प्रदेश रोहतक प्रदेश था। योध्य योध्य के कोष्टक में लिखना है इसका मुख्य प्रदेश इसका मुख्य प्रदेश इसका मुख्य प्रदेश रोहतक रोहतक प्रदेश था।
प्रदेश या राज्य था, राज्य था। कोष्टक बंद कर देना। योध्य, तीसरे नंबर योध्य, इसका मुख्य प्रदेश रोहतक राज्य था। विजयगढ़ अभिलेख, इनका स्टेट भरतपुर तक फैला हुआ था। अब यहाँ पर लिखना है नोट डाल के, विजयगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि, नोट डाल के लिखो, विजयगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि, अभिलेख से ज्ञात होता है कि, ज्ञात होता है कि इनका राज्य या क्षेत्र वर्तमान भरतपुर था। वर्तमान भरतपुर आपका जयपुर के आगे है, राजस्थान का जिला है। विजयगढ़ अभिलेख से क्या ज्ञात होता है कि इनका राज्य वर्तमान राजस्थान का जिला भरतपुर था। इसके बाद में आपको नेक्स्ट 4 नंबर डाल के लिखना है मद्रक। रावी एवं चिनाब के बीच का प्रदेश, चौथा मद्रक। इसके कोष्टक में लिखना है रावी तथा चिनाब के बीच का प्रदेश, चिनाब के बीच का प्रदेश या क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मद्रक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पांचवा लिखना है आमिर। पांचवा लिखो आमिर। कोष्टक में लिखना है वर्तमान सौराष्ट्र तथा मध्य भारत में पार्वती बेतवा के बीच का प्रदेश। मध्य भारत में सौराष्ट्र व मध्य भारत में स्थित पार्वती एवं बेतवा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? आमिर नाम से जाना जाता था। छठा लिखो पारजुन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का क्षेत्र पारजुन। मध्य प्रदेश, कोष्टक में लिख लेना भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल के नरसिंहपुर का क्षेत्र पारजुन प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में लिखना है सनकादिक भीलसा के पास का क्षेत्र। सातवां लिखो सनकादिक। इसके कोष्टक में लिखना है भीलसा के पास का क्षेत्र। वर्तमान में भीलसा के पास का क्षेत्र समुद्रगुप्त के शासनकाल में सनकादिक नाम से जाना जाता था। आठवां लिखना है आपको, 8 नंबर डाल के लिखो काक। भीलसा के आधुनिक कांची का क्षेत्र काक। भीलसा स्थित कांची का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? काक नाम से जाना जाता था।
इसके बाद में आपको 9वां लिखना है खरपरिक। खरपरिक मध्य प्रदेश के दमोह जिले का क्षेत्र। 9वां लिखो खरपारिक। यह है आपका मध्य प्रदेश के दमोह जिले का क्षेत्र। दमोह जिले का क्षेत्र। दमोह जिले का क्षेत्र। चलो, ये आपके 9 स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं जो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले 9 राज्य थे। पहला मालवा जो अजमेर टोंक पूर्वी मेवाड़ प्रदेश का क्षेत्र था। दूसरा था अर्जुनायन अलवर राजस्थान तथा जयपुर के बीच का क्षेत्र। तीसरा है योध्य, इसका मुख्य प्रदेश रोहतक प्रदेश या उसका क्षेत्र था। फिर अपने नोट लिखा, विजयगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इनका राज्य क्षेत्र वर्तमान में भरतपुर राजस्थान के जिले में स्थित था। इसके अलावा अपने चौथा पड़ा मद्रक रावी और चिनाब के बीच का प्रदेश या क्षेत्र। इसके बाद में अपने 5वां पड़ा अमीर वर्तमान सौराष्ट्र व मध्य भारत में स्थित पार्वती एवं बेतवा का क्षेत्र। इसके बाद में अपन ने 6ठा पड़ा पारजुन मध्य प्रदेश भोपाल जिसकी राजधानी है के नरसिंहपुर का क्षेत्र। इसके बाद में 7वां अपन ने पढ़ा सनकादिक भीलसा के पास का क्षेत्र। इसके बाद में 8वां अपन ने पढ़ा काक जो भीलसा स्थित कांची जो है जगह वहाँ का क्षेत्र। इसके अलावा अपन ने 9वां पढ़ा खरपारिक, यह है मध्य प्रदेश के दमोह जिले का क्षेत्र। तो ये जो 9 स्टेट हैं, ये 9 के 9 स्टेट समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले और टैक्स देने वाले थे। अब आपको आगे हेडिंग लगाना है विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध। विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध। विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध। हेडिंग लगाओ विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध किस प्रकार से था वो अपन को जानना है। विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध अगली हेडिंग लगा के लिखना है। तो ताम्रलिप्त बंदरगाह को जीतने के बाद समुद्रगुप्त के लिए विदेशियों या विदेशी राज्यों के अंदर व्यापार करने का रास्ता खुल गया था। तो उसके व्यापार करने से विदेशी जो शासक थे या वहाँ के लोग थे उनसे समुद्रगुप्त ने संबंध स्थापित कर लिया था। तो अपन को हेडिंग लगानी है विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध। हेडिंग लगाओ विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध। समुद्रगुप्त का संबंध। समुद्रगुप्त का संबंध। विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध। हेडिंग लगा लो विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का संबंध। इसमें लिखना है समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति। समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति। बढ़ती हुई शक्ति। बढ़ती हुई शक्ति एवं विशाल सेना देखकर एवं विशाल सेना देखकर विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त से अधीनता स्वीकार कर समुद्रगुप्त से अधीनता स्वीकार कर
अधीनता स्वीकार कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। अब उस समय कौन थे? कुषाण थे और मुर्डक और शक, ये 3 विदेशी जनजातियां थी जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करके उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया था। इसके बाद में आपको लिखना है समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति के अनुसार विदेशी राज्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से विदेशी राज्य हैं? ये क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति के अनुसार विदेशी राज्य समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति के अनुसार विदेशी राज्य समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति के अनुसार विदेशी राज्य 1 नंबर डाल के लिखना है। देवपुत्र सहानुशाही। पहला है देवपुत्र सहानुशाही। देवपुत्र शाही। इसके अंदर लिखना है देवपुत्र सहानुशाही की उपाधि सर्वप्रथम कुषाण सम्राटों ने धारण की थी। देवपुत्र सहानुशाही की उपाधि सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने धारण की थी। भाई कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की? देवपुत्र सहानुशाही। नेक्स्ट स्टेप लाइन चेंज करके लिखो। उस समय कुषाणों की शक्ति कमजोर थी। उस समय कुषाणों की शक्ति कमजोर थी और कमजोर होने के कारण समुद्रगुप्त ने फायदा उठाया। कमजोर थी। नेक्स्ट स्टेप इसी के आगे लिखना है। अतः उन्होंने समुद्रगुप्त से मैत्री करना ही उचित समझा। इसमें लिखना है अतः कुषाणों ने समुद्रगुप्त से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, मित्रता करना, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना उचित समझा। भाई ये ताकतवर शासक है, इससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना जरूरी है, नहीं तो यह आक्रमण करके कुषाण जनजाति को नष्ट कर देगा। तो देवपुत्र सहानुशाही मुरंडक
दूसरा लिखो मुर्डक। दूसरी जनजाति है मुर्डक। इसमें लिखना है कुछ विद्वान मुर्डकों को शक मानते हैं परंतु कुछ विद्वान इन्हें पृथक मानते हैं। इसमें यही लिखना है कुछ विद्वान मुर्डकों को शक मानते हैं परंतु कुछ विद्वान अन्य या पृथक मानते हैं। नोट डाल के लिखो अवंती प्राचीन भारतीय महाजनपदों में से एक महाजनपद था। अवंती प्राचीन महाजनपदों में से एक महाजनपद था। अवंती प्राचीन भारतीय महाजनपदों में से एक महाजनपद था तथा अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। तो लगभग अपनी 1 घंटे की क्लास हो गई है। अब अपने इसके आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। इस क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भेज देना। यह आपका यूपीएससी हिस्ट्री में भी काम में आएगा और आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम में आएगा और इसके अलावा कॉलेज लेवल पर तो काम में आना ही आना है। तो चलता हूँ। थैंक्स ऑल स्टूडेंट। कल इसके आगे का अपन चर्चा करेंगे।